हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की थी। हमने प्रागैतिहासिक काल में आपको बताया था, इसे हम ऐसा काल कहते हैं जिसमें किसी भी भाषा का या फिर लिखित रूप से कोई भी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और अभी यहाँ पे डेवलप भी नहीं हुई थी। ठीक है, जब लिखना शुरू किया मानव ने, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, तो मैंने आपको बताया था उस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जबकि ये लिखनी और पढ़ी जाने लगी, हमने ये समझ ली, उसको हमने इतिहास बोला। ठीक है, अगर इति प्लस हास की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इति धन हास मीन्स ऐसा हुआ था। इसमें हम राजनीतिक, सामाजिक और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं कि इतिहास में किसी भी राजा के टाइम पे क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या सामाजिक व्यवस्था थी और क्या धार्मिक व्यवस्था थी और क्या उसकी आर्थिक व्यवस्था हुआ करती थी। अब आगे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। देखो, अब लास्ट में हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में और कहाँ से क्या क्या मिला। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो कृषि थी वो कौन सी की गई थी? जौ की गई थी। ठीक है, और इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी अहवा, जो कि हमारे यूपी में कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये आपको मैंने बताया था। अब इसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन मतलब कि रेडियो कार्बन C14, ये क्या है? ये एक टेक्निक है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये किससे पता चलता है? याद रखिएगा, C14 वाले से। C ऐसे तरह करके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ये रेडियो कार्बन C14 से ही पता लगाते हैं। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, मतलब एक ऐसी टेक्निक के द्वारा सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। मतलब कि इस पद्धति के थ्रू हमने ये पता लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने से कितने के बीच में चली थी। तो 2400 से लेकर हमने बात करी 1700 ईसा पूर्व तक थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। देखो, इसको याद रखिएगा, इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट मेरठ तक थी। एक मतलब सिंधु सभ्यता की एक बस्ती मेरठ में पूर्व तक थी, नीचे महाराष्ट्र तक थी और ऊपर तो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर थी। तो ये जो इस तरह की इसकी जो बस्तियां फैली हुई थी, ये त्रिभुजाकार थी, इसलिए इसका विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले याद रखें 1921 में, और वो भी किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ, अभी मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया था। ठीक है, जिसमें मैंने क्या क्या कहा था कि लेखन कला डेवलप ही नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब लिखित रूप से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते और लेखन कला आई नहीं थी। लेकिन मैंने आपको बताया था उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लेखन कला आ तो गई लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। तो सिंधु सभ्यता की भी एक लेखन कला थी, लेकिन जिसको हम क्या आज तक समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहाँ रखते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इन लोगों ने इस युग में कांस्य का यानी कि सिल्वर प्लस जो तांबा होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि पाषाण काल को ही के ही टाइम के बाद हमने तांबे को, सबसे पहली जो धातु यूज की गई थी वो कौन सी की गई थी? तांबा यूज की गई थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता ने कौन सी यूज करी? कांस्य। तो इस तरह आप याद रखें, सबसे पहले तांबा यूज हुई, देन कांस्य यूज हुई, फिर उसके बाद लोहा भी यूज होगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पूछा जाए तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कांस्य जिसे हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के दो नाम दे दिए। क्यों दे दिए? एक तो प्रोटो हिस्टोरिक दे दिया, आदि ऐतिहासिक काल, और दूसरा साथ ही साथ कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब ये वाला जो एरिया है, ये इस वाले एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम पे पनपी थी। इसके बारे में हम आगे देखते हैं।
अब देखो सर जॉन मार्शल, ये कौन हुए? देखो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे, जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर जॉन मार्शल की। सर जॉन मार्शल हैं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक हैं। इसका मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता खोजी जा रही थी, जब 1921 में से लेके आगे तक खोजी गई, उस टाइम पे जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, आपसे पूछ ले तो वो कौन थे? तो याद रखें सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की गई। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगड़ेर, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरातत्व हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांद्रा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरातत्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद था, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में था। अब देखिए, इसको इस तरह ना करके आप ऐसे याद रखो, सबसे पश्चिम में सपोज इस तरह आप मैप बना लो। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ है, और ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, सॉरी ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दासक नदी के किनारे थे। मतलब कि आपसे पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो आप याद रखना इस पश्चिमी भाग में। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहीं पे मिले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पश्चिमी कौन सा था? तो वो दासक नदी के किनारे है। नदी कौन सी? हमारी दासक नदी। और उस स्थान का नाम क्या है? सुतकांगड़ेर है, जो कि हमारे कहाँ मिलेगी? बलूचिस्तान में। तो सबसे पश्चिमी अगर आपसे पूछ ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है, तो याद रखें दासक नदी है, और नाम क्या है हमारा? सुतकांगड़ेर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कि कहाँ पर है? बलूचिस्तान। अब हम बात करते हैं पूर्वी की। पूर्वी में सबसे लास्ट इनकी जो थी वो कौन सी थी? मेरठ में। ठीक है, मेरठ में एक नदी है हिंडन नदी। नाम याद रखें, एक तो हिंडन नदी का सबसे पहले याद रखें, यूपी में है, नाम है जिले का मेरठ। ठीक है, और उसमें हिंडन नदी के किनारे, और जिसका नाम है उस टाइम की सभ्यता का नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे दो पता चल गई हमें। यहाँ पे जो नदी है याद रखो, कई बार अगर बोलोगे तो याद हो जाएगा, रिपीट करो कि जो है सुतकांगड़ेर है, बलूचिस्तान में है, नदी का नाम दाशक नदी है, जबकि पूरब में मेरठ जिले के अंदर एक हिंडन नदी के किनारे जो बस्ती थी उसका नाम था सुतकांगड़ेर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी पुरातत्व स्थल जो किनारे थी वो कौन सी थी? उत्तर में एक चिनाब नदी के किनारे तक था। आपने देखा होगा झेलम, चिनाब, ये सारी नदियां हैं हमारे उत्तर में, लेकिन चिनाब नदी के किनारे, और इस सभ्यता का नाम क्या था? हमारी मांदा। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ इस तरह का मैप बन गया। ठीक है, फिर अब इसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण में कहाँ तक थी? तो दक्षिण में ये महाराष्ट्र तक थी, और महाराष्ट्र के भी कौन से नगर? अहमदनगर के पास। ठीक है, और एरिया का नाम क्या है? दाइमाबाद है। और नदी की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बहुत आप लोग जानते होंगे गोदावरी नदी बहती है, तो वहां तक थी। इस तरह ये एक ट्राइंगल बनाती है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार कहते हैं। ओके, तो आप एक बार रिपीट करें। पश्चिम में जो है उसका नाम है सुतकांगड़ेर, जो कि बलूचिस्तान में है, और नदी का नाम क्या है? हमारी दाशक नदी। ठीक है, जबकि जो हमारे पूर्व में है वो मेरठ जिले के अंदर हिंडन नदी के पास, और नाम क्या है उस बस्ती का? आलमगीरपुर। जबकि नॉर्थ में चिनाब नदी के पास, और नाम क्या है? माद्रा, और जो कि जम्मू कश्मीर में। अगर नीचे जाएंगे आप साउथ में, तो लास्ट जो हमें मिलती है वो महाराष्ट्र के दाइमाबाद था उस टाइम का नाम, लेकिन अब वो किसके अंदर आती है? अहमदनगर में, गोदावरी नदी के पास। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की।
सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, नगरीय सभ्यता का मतलब क्या था, वो मतलब कि उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि वो एक नगर टाइप के थे। अब ऐसा क्यों कहा गया, ये हम आगे देखेंगे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो हमें अवस्थाएं या स्थल मिलते हैं, उनमें से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो याद रखें, मतलब कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से हमने कहा ये एक जो सिंधु सभ्यता है ये एक कैसी सभ्यता है, नगरीय है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी, जैसी आजकल नगरों में व्यवस्था होती है, कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था होती थी। तो इसमें से भी जितनी भी मिली है उसमें से 6 बड़ी नगर को संज्ञा दी गई है। अब वो 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं वो याद रखें। सबसे पहले मोहनजोदड़ो याद रखना, ठीक है। दूसरी हड़प्पा याद रखना, ये तो आपको 2 मेन आपको पता ही होंगी। फिर है हमारी गढ़वारी वाला, देन धौलाबीरा जो हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है। राखी गढ़ी भी है और कालीबंगन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 बड़े नगर के नाम से विकसित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। एक बार नाम बोलें, रिपीट करें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलाबीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल। देखो, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, जो हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सबसे ज़्यादा इस हड़प्पा संस्कृति, मतलब कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उसके सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए, ये आपसे पूछ ले तो आप कहिएगा सर्वाधिक स्थल हमारे गुजरात में पाए गए थे। और जो उससे पहले पाए गए वो बलूचिस्तान और जगह पाए गए, लेकिन हमारे स्वतंत्रता के पश्चात ये कहाँ पर पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं। अब देखें इसमें क्या लिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर देखो आपको ये याद नहीं होता कि सबसे बड़ा, आपको कंफ्यूजन हो जाता है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में, तो आप ये देख लो हड़प्पा नाम बड़ा है या मोहनजोदड़ो, ये नाम बड़ा भी है और टिपिकल भी है। तो इस तरह याद रखें कि सबसे बड़ा स्थल जो नाम सबसे बड़ा है, बस इस तरह थोड़ा कोरिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। तो सबसे बड़ा स्थल जो हमारा है वो क्या है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल ये तो है, ये हमारे किस वाले एरिया में चला गया है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये तो अगर पूरी हम जब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे में बात करें तो हमारा आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन जब बात करा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्योंकि अब भारत में हमारे यहाँ ये नहीं आता, ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। भारत में इसका सबसे बड़ा कौन सा है, राखी गढ़ी घग्गर नदी, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी, 1969 में सूरजभान ने की थी। अच्छा, अब हमें ये नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए इसके बारे में आप 3-4 फैक्ट याद रखें। एक तो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, तो याद रखें घग्गर नदी। आज के टाइम पे कहाँ है, हरियाणा के जिंद जिले के अंदर आता है। खोजा किसने था और कब खोजा गया, इसको 1969 में सूरजभान ने खोजा था। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल और एक सूतकोतड़ो, ठीक है। ये जो है सिंधु सभ्यता का बंदर कहा था। ये जो लोथल है ये हमारे गुजरात में आता है। तो जो गुजरात के तट के किनारे एक सभ्यता थी, लोथल सभ्यता, ठीक है। यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे बंदरगाह था और यहाँ से व्यापार होता था। अपने इंडिया में लोथल है, लेकिन आज के टाइम पे ये जो सूतकोतड़ो है ये हमारी कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। ये दोनों उस टाइम के सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे। तो इन दोनों के नाम याद रखना, लोथल और सूतकोतड़ो। जिसमें बड़े नगरों में मैंने आपको याद कराया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखी गढ़ी। इसी तरह भारत में बंदरगाह पूछे तो लोथल, और साथ ही साथ दोनों अगर ऑप्शन में दे रखे हैं सूतकोतड़ो और लोथल, कौन से बंदरगाह थे और बोथ आए आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ। जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ नक्काशीदार ईंट भी मिली हैं। तो ये हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगन से, ठीक है। और ये जो कालीबंगन स्थान है ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा प्राप्त होता है स्नान घर, ठीक है। जो स्नान घर था एक तो वो प्राप्त होता है हमें। साथ ही साथ सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11
2.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें सबसे मेन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखें, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा स्नानागार मिलता है। नेक्स्ट, अग्निकुंड जो हैं लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। देखो अग्निकुंड मतलब कि वहाँ पे कुछ यज्ञ विज्ञ टाइप होते थे, है ना। तो अपने यहाँ से हम जानते हैं कि पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, तो हमारे यहाँ पुराने टाइम से ही होते हैं। तो आप याद रखें वो भी आज के इंडिया वाले ही हिस्से में सभ्यताएं आती हैं। एक तो लोथल हो गई और कालीबंगन, लोथल जो अपने गुजरात में और कालीबंगन जो अपने राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता मिला है। देखो मोहनजोदड़ो जो है आज के पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पे एक सील मिली। देखो उस टाइम पे मैं आपको बात करूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे कोई भी कॉइन्स नहीं चलते थे। इनके टाइम पे जो पार्सल या फिर जो भी सामान एक देश से दूसरी जगह भेजा जाता था वो एक सील के द्वारा भेजा जाता था, और उस सील की अलग ही एक पहचान होती थी, है ना। तो यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो से एक सील मिलती है उस पर 3 मुख वाले देवता मिलते हैं। तो मतलब जिनका 3 मुख हैं, 3 मुंह हैं, ऐसे देवता मिलते हैं, जिसमें से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिलती है। उनके चारों ओर और उनके देखो बीच में जैसे पशुपतिनाथ हैं और उनके चारों ओर कभी कभी नाम इनके भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं। तो याद रखें हाथी, गैड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस जगह मतलब वो कुत्ता बोल देगा या इस जगह चीतल या कुछ भी नाम दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है 4 कौन कौन से। जो पहली बात तो आपसे पूछ ले कि सील कहाँ पे प्राप्त हुई 3 मुख वाली, तो याद रखें जहाँ पर आपको विशाल स्नानागार मिला है, स्नान घर मिला है, ठीक है, जो सबसे बड़ी नगरी है और सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, वो वहीं से एक सील भी मिलती है जो कि 3 मुख वाले देवता की है, जिसमें पशुपतिनाथ मेन है की मूर्ति है और उनके आसपास 4 जानवर, और 4 कौन से जानवर? हाथी, गैड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। अब याद रखें कि ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने कहा ये कांस्य युगीन सभ्यता है, तो यहाँ पे कांस्य की मूर्तियां भी मिलती हैं। तो मतलब एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति जो मिली है, ये कहाँ से मिली है? ये भी हमारे मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पे सबसे अधिक एक श्रृंगी प्रसू का अंकन मिलता है। अब दोनों की बात करें अगर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मोहरों में अंतर क्या है? मोहनजोदड़ो की मोहर में 3 मुख वाला और सबसे मेन जो भगवान उस पर पशुपतिनाथ, और उसको चारों ओर से हाथी, गैड़ा, चीता और भैंसा ने घेर रखा है। लेकिन जो हड़प्पा की मोहरें हैं उस पर एक श्रृंगी पशु मिलता है। श्रृंगी पशु मतलब बहुत सींगों वाला एक पशु है। यहाँ पर प्राप्त एक आयताकार मोहर के स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मतलब एक आयताकार रूप की एक मोहर है जिसमें एक स्त्री दर्शाई गई है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ऐसा कहाँ पे, किस मोहर में और कहाँ की ये मोहर है? तो याद रखें हड़प्पा की है, ठीक है। मनके बनने के कारखाने लोथल एवं चंदूड़ों से मिलते हैं। तो याद रखें 2 फेमस जगह जहाँ पे मनके बनते थे, लोथल और चंदूड़ो, ठीक है। देन सिंधु सभ्यता की लिपि, आपसे पूछ ले लिपि कौन सी थी, तो इसका नाम है भाव चित्रात्मक, है ना। इसको हम इंग्लिश में पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, है ना। और ये भी याद रखो इसे भाव चित्रात्मक क्यों कह रहे हैं, इसको ना इसमें चित्रों का प्लस अक्षरों, पहली चीज तो दोनों का यूज किया गया है। चित्र भी दर्शाए जाते थे और अक्षर भी इनके द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए इसको हम भाव चित्रात्मक या फिर पिक्टोग्राफ कहते हैं। यह लिपि अब देखो कैसे लिखी जाती थी। जैसे आज के टाइम पे हम बात करें, जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो देखो जो हमारा लिखने का तरीका है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। हम ऐसे ही तो लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। जबकि अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। लेकिन ये कैसे लिपि लिखी जाती है, पहले दाईं से बाईं और लिखी जाती है और फिर बाईं से दाईं ओर की। मतलब ये कुछ इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है,
ठीक है। इस तरह पहले ये चलेंगे लेफ्ट टू राइट, फिर चलेंगे राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह ये लिखते हैं। तो इसी में यही समझाया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं होती थी, दूसरी बाईं से दाईं और लिखी जाती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह ये लिखा करते थे। अब देखो इसमें लेखन कला, अब ये क्या है, ये वाली ये जो मैंने कहा इस तरह चल रहे हैं, ठीक है। इनने जो स्टार्ट किया है लिखना उसे हम भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता। अब इसमें किसी ने तो विकसित की होगी, किसी न किसी सभ्यता ने, तो कौन सी ने किया था, याद रखिएगा सुमेरिया की सभ्यता ने ही इस लेखन कला को क्या किया था, विकसित किया था। तो इस सुमेरिया की कला को याद रखिएगा क्योंकि लेखन कला उस टाइम की इसी ने विकसित की थी। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है वो ये दे रखा है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। याद रखें ये ग्रीड पद्धति क्या है, जैसे आज के टाइम पे ग्रीड और पत्थर से जो घर बनते हैं वैसी ही व्यवस्था उस टाइम की थी। वहाँ के जो नगर के घर थे वो ग्रीड पद्धति के बेसिस पे बने हुए थे। साथ ही साथ घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग बहुत बड़ा मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार भी करते थे और इनके यहाँ सामान भी होता था। तो एक सेफ्टी के वजह से ये लोग अपने घर के दरवाजे मेन सड़कों की तरफ ना खोलकर ये कहाँ पर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल जो ये हमारी लोथल नगर है यहाँ पर ही ऐसा था कि जो मुख्य जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता था ऐसा क्यों होता था? देखो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बताया लोथल पर एक क्या था, बंदरगाह था। तो यहाँ से सामान एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इम्पोर्ट भी हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और जब आएगा तो सामान रखा जाएगा। तो उनको रखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए तो वो इजीली वो दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो याद रखें दोनों में अंतर, सिर्फ ऐसी जगह लोथल दर्शाई गई है जहाँ पे उनके मुख्य जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं, बाकी की जो पीछे का दरवाजा, पीछे की ओर दरवाजे और खिड़कियाँ खुला करती थी। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, गेहूं और जौ हुआ करती थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। ये भी याद रखें, मिट्टी से बने हल्का साँचे बनामली से मिलता है। अब देखो वहाँ आपको एक छोटा सा मतलब कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और दर्शाया भी जाता है एक चित्र के माध्यम से कि एक मिट्टी का हल छोटा सा बना दिखाया गया है। तो वो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, तो जो बनामली है सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से मिलता है। आगे दे रखा है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनके धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रागैतिहासिक काल में ये कहाँ से मिलता है, हमारा ओल्डी हवा यूपी इलाहाबाद से। चावल के प्रथम साक्ष्य अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे जाए तो लोथल से ही प्राप्त होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। और अभी तक आपको हमारा ये जो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आया हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।